अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब पहले हम देखते हैं वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है, फोर्स को हम वेरी कैसे कर सकते हैं। हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर आप फोर्स को वेरी करना चाहते हैं, ज़ाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो फोर्स हम वेरी कर सकते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स को मैं डिफाइन करना चाहूं तो वो क्या है, अ फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। फोर्स को हम वेरिएबल कहते हैं अगर उसकी मैग्नीट्यूड में से या डायरेक्शन में से कोई चीज चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो हम कहेंगे फोर्स वेरिएबल है। अब इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए से बी तक ये मैंने एक पाथ शो करवाया है, इस तरह से ये पाथ है। अब इस पाथ पे अगर आप देखें, यहां मैंने कोई एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स है जिसका मास m है, और यहां एक बंदा आपको नजर आ रहा है। ये बंदा इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बंदा इधर से जब फोर्स लगाएगा ए से यहां तक जब आएगा तो जाहिर है उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब यहां से यहां तक उसे ले आएगा तो उसे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड यहां पे चेंज हो रही है। यहां पे कम फोर्स लग रही है, यहां पे ज्यादा फोर्स लग रही है, सॉरी इधर कम फोर्स लग रही है, मतलब मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो गई। एक बात तो ये हो गई कि फोर्स वेरिएबल है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे जब फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, जब यहां पे लगा रहा है फोर्स तो वो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहां आप देख सकते हैं इस पॉइंट से यहां तक फोर्स की एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हमने कहा हुआ है अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स है। अब ए से बी तक आप देखें, इसी तरह का एक पाथ नजर आ रहा है आपको। कहीं पे फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, कहीं पे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो हम कहेंगे ये वेरिएबल फोर्स है। तो अब हम यही देखेंगे कि इसी वेरिएबल फोर्स से हम वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ चुके हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डी। लेकिन यहां पे फोर्स वेरी कर रही है, तो यहां पे हम वर्क को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल भी यहां दो एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। एक है मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम में ये कोई सपोर्ट है, इसके साथ स्प्रिंग अटैच है और ये ऑब्जेक्ट कोई मास इसके साथ बांधा हुआ है। हम क्या करते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट को इस तरह हम खींचते हैं, जो जो आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। मतलब आप जितना ज्यादा फोर्स है इधर इसको ले आएंगे फिर छोड़ेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां फोर्स क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है ये है आपके पास वेरिएबल फोर्स। इसी तरह अगर हम रॉकेट की मोशन कंसीडर करें, रॉकेट सपोज ये भी रॉकेट है, जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तो उस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे
जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, उसे कम फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। जो जो वो रॉकेट ऊपर जाएगा उसे फोर्स कम से कम लगानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी फोर्स क्या है, वेरिएबल है। ये चंद केसेस है जिसमें फोर्स वेरी करती है। ये मैंने आपको चंद एग्जांपल से समझाया है। अब हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सपोज ये हमारे पास दो पाथ, ये दो पॉइंट्स हैं, वही पाथ है, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। यहां से यहां तक मैंने ए से बी तक, ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है ये है बी पॉइंट। ए पॉइंट से पाथ स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट पे एंड कर रहा है। अब यहां पे फोर्स वेरी कर रही है। वर्क के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है एफ कॉस थीटा इंटू डी, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये तो तब है जब फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन इस केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरी कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे अगर हमने वर्क फाइंड करना है तो तब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पाथ को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे और हर पैच के लिए हम अलहदा से वर्क फाइंड करके फिर हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे। अब उसको स्मॉल पैच में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हर पैच में हम फोर्स को कांस्टेंट रख सकते हैं। जब कांस्टेंट रखेंगे तब ये फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज आप वर्क फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आप देखें, मैंने इस पाथ को डिवाइड किया है स्मॉल पैचेस में। इस पैच को मैंने डेल D1 का नाम दिया हुआ है, इसको डेल D2, इसको डेल D3। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है F1, ये F2, ये F3। F1 ये जो एंगल बन रहा है F1 का, ये θ1 है, ये θ2 है, θ3 है, अप टू सो ऑन। सपोज मैंने n पैचेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो लास्ट पैच होगा उसको मैं लिखूंगा डेल DN, और यहाँ पे जो फोर्स है उसको मैं लिख रहा हूँ Fn, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको मैं θn लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, हर पैच के लिए अलहदा से वर्क फाइंड करना है, फिर हम एंड में जाके वर्क को टोटल करेंगे। अगर मैं वर्क इस पैच के लिए, फर्स्ट पैच के लिए फाइंड करूं, W1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी। अब यहां आप देखें, ये मैंने लिखा हुआ है W1 इज इक्वल टू F1 cos θ1, साथ में हमने डिस्प्लेसमेंट भी लिखना है। डिस्प्लेसमेंट आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेल D1, डिस्प्लेसमेंट डेल D1, F1 cos θ1 डेल D1। सिमिलरली इस पैच के लिए जब फाइंड करेंगे, वर्क 2 इज इक्वल टू F2 cos θ2 डेल D2 भी आप साथ लिखेंगे, क्योंकि डेल D2 के लिए मैंने यहाँ पे फाइंड किया है वर्क को। सिमिलरली वर्क 3 डेल D3 के लिए, इस पैच के लिए जो वर्क है वो है F3 cos θ3 डेल D3, डेल D3। सिमिलरली अब इस लास्ट पैच के लिए जब मैं वर्क फाइंड करूंगा, WN इज इक्वल टू Fn cos θn डेल DN, डेल DN आएगा। ये मैंने हर पैच के लिए वर्क फाइंड किया। अब अगर हम टोटल वर्क फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, इन तमाम पैचेस का जितना भी वर्क होगा उनको हम ऐड कर लेंगे, सिंपल टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा।
W टोटल, वर्क टोटल इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस अप टू सो ऑन वर्क n, WN। ये तमाम वर्क को जब हम ऐड कर लेंगे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। वर्क टोटल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वर्क टोटल आएगा F1 cos थीटा 1 डेल D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल D2 प्लस F3 cos थीटा 3 डेल D3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fn cos थीटा डेल Dn। अब ये वर्क टोटल हो गया है। इस टोटल वर्क को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन। समीशन यूज करेंगे, सिग्मा जो मैंने सिंबल लगाया हुआ है समीशन को शो कर रहा है। वर्क टोटल इज इक्वल टू समीशन एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब आप जब अलग-अलग उसके लिए पैचेस के लिए वर्क फाइंड कर रहे हैं, आई की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट पैच के लिए वर्क फाइंड हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड पैच के लिए, 3 पुट करेंगे तो थर्ड पैच के लिए, अप टू सो ऑन। जितने भी n तक चले जाएंगे आप WN फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास टोटल वर्क फाइंड करना। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम ले रहे हैं और फोर्स को वर्टिकल एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमने वर्क की डेफिनेशन से कहा हुआ है, लिखा हुआ है वर्क की डेफिनेशन में कि एफ कॉस थीटा इनटू डी, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। आप यहां देख सकते हैं फोर्स यहां पहले ज्यादा है फिर वो कम हो रही है, मतलब फोर्स यहां पे वेरी कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है, पहले कम है फिर वो ज्यादा हो रही है। अब यहां पे क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप कह सकते हैं चेंज हो रही है। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। हम क्या करेंगे, इस तमाम को स्मॉल पैचेज में डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इस पैच को डेल D1 का नाम दिया हुआ है, इसको डेल D2, डेल D3, डेल D4 अप टू सो ऑन डेल Dn मैंने नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे ये ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हम कितना एक्यूरेट वर्क ले सकते हैं, एक्यूरेटली वर्क को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने वर्क को एक्यूरेटली फाइंड करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन पैचेस को स्मॉल करना है, जितना पॉसिबल हो उनको स्मॉल कर लें, वर्क उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। सपोज यहाँ पे अगर फर्स्ट पैच को देखें, मैं कहता हूँ इस पैच को मैं इतना बड़ा होने की बजाय इसको मैं यहाँ तक करता हूँ, तो यहाँ इस पैच में अगर देखें हम कहते हैं कि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट हम कहेंगे, श्योरली हम कह नहीं सकते कि फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। हम इतना कहेंगे पहले अगर वो 90% कांस्टेंट थी तो अब वो 95% कांस्टेंट है, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर कहेंगे 98% वो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि हमने तो वर्क फाइंड करना है तो फोर्स को कांस्टेंट रखना है। जितना पॉसिबल हो फोर्स को उतना ही कांस्टेंट रखें। उसके लिए एक ही रास्ता है, हम इन स्मॉल पैचेस को स्मॉल से स्मॉल कर लें। अगर आप डेल डी को अप्रोचेस टू जीरो कर लें, मतलब जीरो नहीं लेकिन अप्रोचेस टू जीरो कर लें, तब वर्क जो आप फाइंड करेंगे वो एक्यूरेटली फाइंड कर पाएंगे। मतलब आपने क्या करना है, ये जो स्मॉल पैचेस हैं आप इनको शॉर्ट करते जाएं, इस तरह से इनको मजीद आप पैचेस को शॉर्ट करते जाएं।
इस तरह से शॉर्ट करते जाएं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये सारे का सारा एक ब्लैक नजर आएगा, आपको यहाँ पे दरमियान में लाइनें नजर नहीं आएंगी। मतलब यहाँ पे जो पैचेस हैं वेरी वेरी शॉर्ट हो जाएंगी। जब ये पैचेस शॉर्ट हो जाएंगे तो वर्क एक्यूरेटली आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपने फोर्स को मैक्सिमम कांस्टेंट कर लिया है। जब फोर्स को आपने मैक्सिमम कांस्टेंट कर लिया है तो आप वर्क एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। इसको मैंने लिखा है वर्क टोटल इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल डी अप्रोचेज टू जीरो। मतलब पैच जो है उसको आप अप्रोचेज टू जीरो करें, इक्वल टू जीरो नहीं पढ़ना आपने अप्रोचेज टू जीरो पढ़ना है। मतलब आप उसको वेरी वेरी स्मॉल कर लें, उस पैचेस को आप वेरी वेरी स्मॉल कर लें। और i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आई cos थीटा आई डेल डी आई। ये वही मैंने फार्मूला लिखा है, लेकिन ये एक ही चेंजिंग मैंने की है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। वो ये चेंजिंग है, मैंने इन पैचेस को वेरी वेरी शॉर्ट किया है ताकि फोर्स कांस्टेंट हो जाए और वर्क को हम एक्यूरेटली फाइंड कर पाए। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अल्लाह हाफिज़।